तैयार हो जाइए हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन के लिए। जी हां, कल है बाजार बंद और आज है हफ्ते की एक्सपायरी और उससे पहले ढेर सारा एक्शन और एक्शन में पूरे 111 अंकों के शुभ आंकड़े के साथ एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में ट्रेड करता हुआ। तो कल की कमजोरी से उबरने की पूरी कोशिश। कैसा रहेगा आज का ट्रेड, लंबे वीकेंड पर कैसे करें अगले हफ्ते की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हालांकि नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है पर 3 दिन का वीकेंड भी आ रहा है हमारे सामने। जी, वैसे तो सब घर पर ही हैं अभी, पर सर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपसे जानना है। सबसे पहले तो बताइए, आज से 45 प्लस के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है, तो कितनी जल्दी लगा रहे हैं वैक्सीन सर? देखिए, मैं अपने क्रम का इंतज़ार करूंगा। हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं, लगानी है, 100% लगानी है। लेकिन मुझे लगता है कि 45 प्लस के लिए जो खुला है अब, और जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है और जिन्हें जल्दी है, मैं उन लोगों को पहले मौका दूंगा और उसके बाद आराम से। लेकिन हाँ, विचार ये है दीप कि इस लंबे वीकेंड में ये शुभ काम भी कर लिया जाए, ताकि एक बार जो ज़रूरत है ये कि जिन जिन लोगों के लिए खुला है। और कल मैं एक आंकड़े देख भी रहा था और वजह ये है कि जितने भी डेथ रेट है कोरोना के मामले सामने आने के बाद, उसमें 90% डेथ रेट जो है वो 45 प्लस वाले लोगों की, यानी कि जितनी उम्र ज़्यादा है उतनी कोरोना में संक्रमित होने के बाद आपके लिए रिस्क बढ़ जाती है। तो मेरी सबसे ये दरख्वास्त होगी, रिक्वेस्ट है कि अब अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, नंबर जब भी आए जाएं और ये एक्सपीरियंस भी लें और अपनी हेल्थ को सुरक्षित भी रखें। और अब तक जितने लोग गए हैं, जिनसे मैंने सुना समझा जाना है, बहुत ही स्मूथ और बेहतरीन एक्सपीरियंस, कम से कम मैं मुंबई के मामले में कह सकता हूँ, लोगों को हुआ है। तो कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, कहीं कोई रिस्क नहीं, आप आराम से जाइए, 10 से 15 मिनट में आप वैक्सीन लगाकर बाहर आ जाएंगे। तो बिल्कुल मेरा भी पूरा इरादा है कि इस वीकेंड पर ये काम कर लिया जाए। और दीप, उम्मीद करते हैं कि मेरा टर्न आ जाएगा और उसके बाद सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल सर, तो आशा भी यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन सबको लगे। आज से एज ग्रुप्स को बढ़ा दिया गया है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। पर सर, आज से काफ़ी सारे बदलाव भी हो रहे हैं, नया वित्त वर्ष भी शुरू हो रहा है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा सर कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए। पर उससे पहले आज सुबह का ये जो एक्शन हो रहा है, ये थोड़ा समझाइए। कल के डूम एंड ग्लूम के बाद जहाँ पर इतनी तेज़ बिकवाली हुई और हैवी वेट्स में सेलिंग हुई, आज ऐसा क्या बदल गया है सर कि हम एसजीएक्स निफ्टी को 100 पॉइंट ऊपर देख रहे हैं? अरे सब कुछ तो बदल गया दीप, क्या नहीं बदला है। 31 मार्च और 1 अप्रैल में सबसे बड़ा फर्क यही कि पूरा साल बदल गया, फाइनेंशियल ईयर बदल गया। और शायद अब वजह ढूंढना जाए। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, देखिए ईमानदारी की बात है कि ये पोस्टमार्टम है, डायग्नोसिस नहीं। अब अचानक से 100 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है, तो हम कारण ढूंढने की कोशिश करें कि क्या कारण हो सकता है जिस वजह से एसजीएक्स निफ्टी इतना ऊपर हो। अगर यही कल पता होता तो 100 पॉइंट नीचे में स्ट्रांगली खरीदारी की राय बन जाती, करेक्ट। तो लेट्स बी ऑनेस्ट कि ये कल तो नहीं पता था, लेकिन अब आज सुबह जब मैं देख रहा था कि एसजीएक्स निफ्टी की इतनी मजबूत होने के कारण क्या, तो एकमात्र कारण जो समझ में आया वो भी परफेक्ट और एकदम सही 100% हो, ज़रूरी नहीं। तो मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहता हूँ कि कल ये समझा जा रहा था कि फाइनेंशियल ईयर के एंड पर काफ़ी कुछ रीबैलेंसिंग एमएससीआई की तरफ से होती हुई दिखी उनके इंडेक्स में और इंडेक्स वाले स्टॉक्स में। उसके चलते हुए कई सारे ऐसे दिग्गज शेयर थे जिनमें बिकवाली हुई है और जिनमें कुछ किस्में जहां वेटेज कम हुआ है तो वहां बेचा गया है। और वो बिकवाली के आंकड़े अगर आज आप देखेंगे, एक्चुअली आज एफआईज के आंकड़े देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, अभी भी होली चल रही है क्या, मतलब माहौल वही चल रहा है, क्योंकि 100 पॉइंट ऊपर का आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन शायद उस बिकवाली के आंकड़ों में बड़ा योगदान कुछ रीबैलेंसिंग का है और वो रीबैलेंसिंग खत्म होने के बाद हो सकता है आज आपको उछाल दिखती हुई नजर आए, पहला कारण। दूसरा कारण ये कि आमतौर पर 31 मार्च तक लोग अपनी ट्रेडिंग पोजीशन, इन्वेस्टमेंट पोजीशन को होल्ड पर रखते हैं, 1 अप्रैल से फुल फ्लेज एक्शन में आते हैं, वो दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण एशियाई बाजारों की शानदार मजबूती और अमेरिकी बाजारों में आप देखिए टैक्स बढ़ाने के बावजूद और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैकेज जो बाइडेन साहब ने दिया है वो $3 ट्रिलियन के बजाय $2 ट्रिलियन का दिया। उसके बावजूद उतनी कमजोरी नहीं, उतना खराब माहौल नहीं हुआ जितना शायद हो सकता था। और उसके बाद
एशिया के बाजार जो खुले हैं वो मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और नैस्डैक ने तो दम दिखाया ही है। तो ये 3-4 कारण जो समझ में आ रहे हैं जिनके दम पर एसजीएक्स निफ्टी दमदार उछाल के साथ ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो दीप, जो कुछ मैं समझ पाया हूँ उसमें यही सारे कारण हैं। हाँ, एक बड़ी और डेवलपमेंट जो अभी होती हुई दिख रही है वो भी मैं हमारे दर्शकों के सामने रख दूँ। कल की बड़ी खबर ये थी, कल देर शाम जो पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी जो सरकार की बचत योजना है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन पर ब्याज दरें काफ़ी तेज़ी से घटाई थी। आधा से 1% की रेंज में ब्याज दरें घटाई थी और इसको देखकर भी लोग सोचे थे अरे ये सरकार का बड़ा इंडिकेशन है ब्याज दरें कम करने को लेकर भी, और साथ ही सरकार का जो ब्याज पर बोझ है वो भी काफ़ी कम होता हुआ दिखेगा। और एक कारण एसजीएक्स निफ्टी की मजबूती में ये भी हो सकता था, लेकिन अभी अभी वित्त मंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि इसे हटा लिया गया है, वापस ले लिया गया है। तो फिलहाल छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें आज से नहीं घटेंगी। ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। शायद दीप, हो सकता है कल सेकंड हाफ में आपने सरकारी बैंकों में एक बड़ा उछाल आते हुए देखा। पीएसयू बैंक्स काफ़ी मजबूत थे, इस उम्मीद में मजबूत रहे हों कि इनडायरेक्टली ब्याज दरें घटने का जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरें घटने का मतलब ये है कि आप अगर बैंक्स के तौर पर कॉम्पीट करते हैं इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स को एफडी के तौर पर, तो आपके लिए एक अच्छी बात है और उस लिहाज से शायद सारे सरकारी बैंकों में एक बड़ी तेज़ी बनती हुई नज़र भी आई। लेकिन फिलहाल जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वित्त मंत्री ने ट्वीट करके इन ब्याज दरों में जो कटौती की घोषणा थी उसे वापस ले लिया। लेकिन एनीवे लौटते हैं फिर से एसजीएक्स निफ्टी पर, और ये 3 से 4 कारण ऐसे हैं जो बाजार में दमदार उछाल के साथ नए वित्त वर्ष की शुरुआत करने के संकेत दे रहे हैं। दीप, बिल्कुल सर, तो नए वित्त वर्ष के लिए दमदार शुरुआत के संकेत आ रहे हैं। अभी अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करके अपडेट भी दिया है कि वो सेविंग रेट्स के बदलाव फिलहाल लागू नहीं होने वाले हैं, जो पिछले क्वार्टर में थे वही रहेंगे। पर सर, क्योंकि नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है तो आपसे समझना चाहूँगा कि अब क्या अप्रोच होनी चाहिए। 70% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 75% की गेन्स अगर आपको एक साल में मिले तो उसके बाद अब आपको क्या अप्रोच करनी चाहिए। और 2 तरह से पूछूंगा सर, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों की तरफ से। तो पहले बताएं, जो ट्रेडर्स करते हैं, जो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट्स के लिए, उनकी नए साल में क्या अप्रोच होनी चाहिए। पहले तो दीप ये समझ लीजिए कि वित्त वर्ष 2021 जैसा साल तो वापस आने वाला है नहीं। मेरे ख्याल से अब तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल ईयर रहा है, जहां आपने 70% के आसपास के रिटर्न्स आपने सेंसेक्स निफ्टी में देखे हैं, 72-73% के रिटर्न आपने बैंक निफ्टी में देखे हैं। मिड कैप इंडेक्स 100% बढ़ा है और स्मॉल कैप इंडेक्स 125%। तो ये एक दमदार रिटर्न वाला साल रहा है और वैसा वापस तुरंत आ जाए इसकी तो संभावना नहीं के बराबर है। अब तो ये है कि यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न भी आपको मिले तब भी आपको अच्छा मानना चाहिए। और पॉजिटिव रिटर्न कितना हो सकता है ये इस बात पर डिपेंड करता है दीप कि आपका नज़रिया क्या है, 5 साल का या 10 साल का। अगर आप 5 साल का नज़रिया लेकर चलें और पुराने डेटा देखें तो पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज आपको जो रिटर्न्स अच्छे आते हुए दिखे इंडेक्स में, निफ्टी में 15% के आसपास के रिटर्न्स सालाना आते हुए दिखे और बैंक निफ्टी में 18% के आसपास के रिटर्न्स आते हुए दिखे। तो कुल मिलाकर आप ये मानकर चलें कि जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं वो इस तरह के मिलते हैं जिससे कि आपको एक समझ में आए कि क्या। आप 5 साल के रिटर्न्स दिखाइए, एक साल के रिटर्न्स छोड़ दीजिए, 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो आपके लिए काम किया। और 5 साल के रिटर्न्स पिछले 5 साल जो बाजार के लिए अच्छे रहे ऑन एन एवरेज, उस हिसाब से देखें तो निफ्टी ने 18% के रिटर्न दिए और बैंक निफ्टी ने 32% के। ये भी वित्त वर्ष 2017 के मैं 5 साल के रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। तो ये है आपके लिए रिटर्न्स। लेकिन अगर आप 10 साल के रिटर्न्स देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी में 12% के आसपास के रिटर्न्स आए हैं और उसके अलावा अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 15% के। तो अगर आप 10 साल के लिहाज से व्यू बनाकर लंबा पैसा लगा रहे हैं, ऑन एवरेज 12% के रिटर्न मानकर चलें, 5 साल के हिसाब से आप पैसा लगा रहे हैं तो अब ऑन एन एवरेज 15% का जो रिटर्न आता है उसकी एक्सपेक्टेशन कम कर लीजिए, 12% पर ले आइए, क्योंकि आपके लिए बेस बढ़ा है, आप काफ़ी ऊंचे तेजी के साथ बढ़े और उस हिसाब से आपके लिए रिटर्न्स बने। पिछले 5 साल में सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव रिटर्न आया है। तो वैसे देखा जाए तो आप तेजी वाले मार्केट में हैं और उस हिसाब से बेहतर ये है कि आप इंडेक्स और इंडेक्स के बाहर मौके देखें। तो अब जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, पहली चीज़ आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बने रहना चाहिए। दूसरी चीज़, आप बुल मार्केट में हैं, ऐसे में हर 10% 8% के फॉल पर
अगर निफ्टी में मिलता है कि मसलन आपने 15,333 से 14,264 का लो देखा, 15,431 से आप 14,350 तक आए, तो आप ये समझ लीजिए ब्रॉडली 800,000 पॉइंट का फॉल आपको निफ्टी में कभी भी मिलता है, वो आपके लिए निवेश करने का बेहतरीन मौका है, वहाँ पर पैसा लगाएं। अगर समझिए और नीचे आ जाए, इन्वेस्टर्स के लिए मेरा ये समझना है कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो लेकर चलना है दीप, वो मैं आपको बहुत साफ साफ शब्दों में बताता हूँ, इसे गौर करके नोट कर लीजिए। इस फाइनेंशियल ईयर में आपके लिए रिस्क क्या है? 13,250 से लेकर 13,850, ये 600 पॉइंट की रेंज ऐसी है निफ्टी के लिए जो स्ट्रॉन्ग बॉटम के तौर पर काम करेगा। इसे आप लिख लीजिए, 13,250, 13,850, ये मैक्सिमम डाउनसाइड रिस्क अभी नजर आती है और इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपको पैसा लगाना है। ऐसी सिचुएशन में 13,200, 14,200, 14,300 की रेंज में अगर आप आते हैं, वहां पर पैसा लगाइए। 13,800, 13,900 की रेंज में आते हैं, वहां पैसा लगाइए। 13,200, 13,300 की रेंज में आइए, पूरे इन्वेस्टेड हो जाइए। ये तरीका है इन्वेस्टर्स के लिए नया पैसा डालने का। जो पुराना पैसा आपका लगा हुआ है उसे आराम से होल्ड करिए। इंडेक्स में 7-8% के मूव से आपको विचलित नहीं होना है, न ऊपर की तरफ न नीचे की तरफ, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपकी आती रहेगी। ऊपर की तरफ जो हमारा टॉप फॉर्मूला है वो ये कहता है कि हम कहीं न कहीं 17,250 से लेकर 21,080 की रेंज में जाकर हम टॉप बनाएंगे, और उससे पहले 15,550 से लेकर 16,250, ये वो 16,550 वो रेंज है जिसके बीच में एक साइजेबल करेक्शन आना है। तो हो सकता है 15,431 से हमने एक जो करेक्शन दिया है लगभग 1,200 पॉइंट का, वो एक साइजेबल करेक्शन आप मान सकते हैं, और वो हो गया है। या अगर होता भी है तो 13,250, 13,850 आपकी वो रेंज है जो आपके लिए बड़े साइजेबल करेक्शन में भी होल्ड होती हुई दिखेगी। तो आपको डाउन साइड रिस्क अगर आपको पता है तो फिर आपको मालूम कि अपसाइड के लिए कैसे इन्वेस्ट करना है। तो अपसाइड के लिए हमारा फॉर्मूला जो ब्रॉडली कहता है 17,000 से लेकर 21,000 की रेंज, 17,250, 21,080, ये जो टारगेट की रेंज है वहां तक इस बुल रन में निफ्टी को जाना चाहिए, कम से कम उतना तो बनता ही है। तो इस लिहाज से आपको इन्वेस्टेड रहना है, पहली चीज। जहां तक ट्रेडर्स का सवाल है, ट्रेडर्स के लिए तो सिंपल सा चीज है दीप के आपको डे ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड लेना है तो हर रोज के डेटा देखने हैं, हर हफ्ते के डेटा देखने हैं और उस लिहाज से ट्रेड करना है। अभी का जो माहौल है उस माहौल में मार्केट रेंज बाउंड है, न बाजार को ऊपर 15,000 के ऊपर जाकर टिकने की जल्दबाजी है, तो नहीं 14,500 के नीचे फिसल कर रुकने की हड़बड़ी है। तो 14,500 के नीचे बाय बन रहा है, 15,000 के आसपास इसके ऊपर सेल बन रहा है। इस 500 पॉइंट की रेंज में बाजार वक्त बिताना चाहता है, और इस 500 पॉइंट की रेंज में, 700 पॉइंट की रेंज में जब निफ्टी वक्त बिता रहा है तो ट्रेडर्स के लिए इस वक्त सबसे बढ़िया मौके अब 1 अप्रैल से लेकर दीप 31 मई तक, अगले 2 महीने, अप्रैल और मई, ये 2 महीने मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के नाम रहेंगे, और वहां पर बढ़िया एक्शन आपको रेंज बाउंड मार्केट में पूरा का पूरा एक्शन कैश मार्केट के स्टॉक में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो जो अप्रैल की सीरीज का हमारा अनुमान है कि 2 से 4% की मजबूती मिनिमम अप्रैल की सीरीज में होनी चाहिए, उस मजबूती को देखते हुए आपको पूरी तरह से कैश मार्केट के स्टॉक्स में स्मॉल और मिड कैप शेयरों पर फोकस करना है, और अगले 2 महीने वहां पैसे बनाने के बहुत बेहतरीन मौके मिलेंगे, उसे आपको छोड़ना नहीं। जी दीप। क्लियर बात है सर। तो ब्रॉडर मार्केट पर भी फोकस करिए, रेंज बाउंड बाजार है, पर एज एन इन्वेस्टर आपको हर डिप पर खरीदारी करनी है। आने वाला समय भी बाजारों के लिए अच्छा रह सकता है। चलिए सर, आज का सेटअप समझना है उससे पहले एक और चीज पर आपसे अपडेट जानना चाहूंगा। आईपीओ मार्केट्स पर तो हम रेगुलरली चर्चा करते हैं, बड़ा बदलाव आ रहा है सेबी की तरफ से। अब अगर आप आईपीओ में अर्जी डाल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो जो फंड्स की ब्लॉकिंग हो रही है उस टाइम पीरियड को छोटा कर रहे हैं। कैसे देखें इसे सर? अच्छा कदम है, और स्पेशली दीप जब देखिए आईपीओ की बाहर है, एक साथ ढेर सारे आईपीओ आ रहे हैं, फंड्स की लिमिटेशन होती है, और जब सब कुछ डिजिटल है, कंप्यूटराइज्ड है, तो इस प्रोसेस में कोई खास वक्त लगना नहीं चाहिए। आप जिस दिन आप अच्छा, अब आपको चेक पास होने तक की भी ज़रूरत नहीं है, आपका सीधा यूपीआई से पेमेंट होता है, अमाउंट ब्लॉक होता है, ज़रूरत है तो पैसा निकाला जाता है। तो जो आपका पैसा ब्लॉक है, जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो उस पैसे को अनब्लॉक करने के लिए क्या ज़रूरत है? 1 सेकंड का टाइम है, बटन क्लिक करिए, आपका पैसा अनब्लॉक हो गया। इसके लिए हफ्ते 2 हफ्ते क्यों? तो इसलिए सेबी ने जो डिसीजन लिया है वो छोटे इन्वेस्टर्स के हित में, और आईपीओ की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। जैसे इनफैक्ट मैं तो कहूँगा 4 दिन का टाइम अब भी ज़्यादा है, कि अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया या अलॉटमेंट हो गया तब और बचा हुआ रिफंड है, तो 4 दिन भी क्यों लगने चाहिए? क्यों एक ही दिन में क्यों नहीं? तो इवेंचुअली आप देखेंगे, अगर देखिए आप शेयर खरीदते बेचते हैं और 2 दिन में पूरा सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है, तो फिर आईपीओ में ऐसा क्या है? करेक्ट।
वहाँ पर तो उल्टा आपको शेयर आना जाना ये तो बाद में होना है, तो इसलिए मुझे लगता है ये प्रोसेस और भी छोटी की जा सकती है। लेकिन फिर भी 4 दिनों के लिए जो कुछ भी प्रोसेस को कम करके लाया गया है कि जिसमें आपको या तो आपका अमाउंट ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाए, या आपने अप्लाई किया है अगर आपको पार्ट पेमेंट मिला है और रिफंड आना है, या पार्ट अमाउंट अनब्लॉक होना है तो वो हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है और आईपीओ प्रोसेस को फास्ट करने की तरफ में सेबी ने एक बढ़िया डिसीजन लिया है, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, उनका पैसा ज़्यादा अटका नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि रजिस्ट्रार्स पर यह दबाव रहेगा कि वो इस समय तय समय के भीतर भीतर इन्वेस्टर्स को उनका पैसा लौटाएं या अनब्लॉक करें। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है दीप सरकार की सेबी की तरफ से। बिल्कुल सर, तो बड़ा कदम और राहत का कदम सेबी की तरफ से, फ़ायदा उठाइए इसका। और आईपीओ मार्केट्स में तो बाहर है ही, हर आईपीओ पर आपको अनिल जी की तरफ से सटीक स्ट्रैटेजी भी मिलती है। आइए सर फिर आज का एक्शन समझते हैं, बताएं आज के क्यूज़ क्या कह रहे हैं। आज के संकेतों में दीप ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, क्योंकि अमेरिका में दिन के लोएस्ट लेवल पर बाजार बंद हुए हैं। तो अमेरिका से संकेत उतने अच्छे नहीं है अगर आप डाउ देखेंगे तो। लेकिन नैस्डैक डबल सेंचुरी मार्कर 1.5%, मतलब कोई एक ही बाजार के दो इंडेक्स कैसे इतना अलग अलग चल सकते हैं। दोनों मजबूत इंडेक्स हैं, लेकिन यही ट्रेंड है भाई अमेरिका में। हमारे यहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी इतना अलग नहीं चलते हैं, और रोज रोज नहीं, कभी कभार का मामला ठीक है, लेकिन वहाँ तो सिस्टम ऐसा ही है। S&P ने फिर से रिकॉर्ड बनाया है, तो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों में कोई खास खराबी नहीं। और हम जब बंद हुए तो माफ़ कीजिएगा 30-40 पॉइंट तो डाउ फ्यूचर्स नीचे थे ही, तो उसके मुकाबले में 80-85 पॉइंट नीचे बंद हुए तो कोई खास दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है दीप कि एशिया को देखिए, डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े से सुस्ती में, लेकिन एशिया में दमदार तेजी होती दिख रही है। निक्केई 1% से ज़्यादा, हांगकांग लगभग 1%, और चीन के बाजार शंघाई में भी 0.5% की मजबूती। तो एशिया की मजबूती हमारे काम आती हुई दिखेगी। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल संकेत इस लिहाज से आपको न्यूट्रल रखने चाहिए। एफआईज के संकेत नेगेटिव है डेटा के लिहाज से देखेंगे तो, और परसों के वायदा कारोबार के डेटा मेरे पास पूरे थे नहीं, तो इसलिए मैं उसी ट्रेंड को कंटिन्यू मानते हुए इनके संकेतों को नेगेटिव रख रहा हूं, और घरेलू फंड के संकेत पॉजिटिव। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, पुट कॉल रेशियो घटकर आया, आगे विस्तार से बात करेंगे। सेंटीमेंट न्यूट्रल है, पॉजिटिव था, उससे कल की थोड़ी सी झटका लगने के बाद सेंटीमेंट न्यूट्रल है, सावधानी वाला आप एक तरह से कह सकते हैं। ट्रेंड आपके लिए न्यूट्रल है दीप। क्लियर है सर, तो ये तो रहे आज का पूरा सेटअप। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे सर? 14,675, 14,725 ये आज दिन के लिए पहला सपोर्ट जोन है, ये होल्ड होना चाहिए। अगर इसके नीचे फिसले तो 14,525, 575 बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 14,750, 14,800 हल्की रुकावट की रेंज है, और इसको पार करने के बाद 14,850 से 14,925 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और हो सकता है तो एग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। ये निफ्टी के ऊपर की रेंज। बैंक निफ्टी 33,000, 33,150 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से टूटना नहीं चाहिए और टूटेगा भी नहीं, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन उसके नीचे की जो रेंज है वो 32,575, 32,850 अगले मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मान सकते हैं, जहां शॉर्ट कवरिंग और हल्की खरीदारी भी आ सकती है। ऊपरी स्तरों पर 33,550, 33,625 ये वो रेंज है जहां पर बाजार हल्की रुकावट देखेंगे। इसको पार करने के बाद जहां अच्छी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना है, वो रेंज है 33,850 से 33,975। ब्रॉडली दीप ये समझ लीजिए, बैंक निफ्टी 33,000 से 34,000 की रेंज में वक्त बिताते हुए दिख रहा है, और अगर बाहर निकला तो किसी एक तरफ 150 पॉइंट और गिन लीजिए, 32,850, 34,150। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर बैंक निफ्टी पर डेटा दिख रहे हैं। तो 34,000 के जितना नज़दीक मिले, जितना ऊपर में 33,850 से, वहाँ पर आपको बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट करना है, और 33,000 के नज़दीक 33,150 जितना आप खरीद पाएँ, शॉर्ट काट पाएँ, वो भी ठीक है। तो ये ब्रॉड रेंज आपको बैंक निफ्टी में नजर आएगी। अब दिन की रेंज आपको मैं दे दूं, निफ्टी के लिए कल का लो 14,670, वो दिन के लिए पहली स्मॉल रेंज के तौर पर सपोर्ट का काम करेगा। 14,750 ऊपर की तरफ, 14,625, 14,800 दिन की मीडियम रेंज है, और 14,550 से लेकर 14,875 ये दिन की बड़ी रेंज। ये तीन रेंज नोट कर लीजिए निफ्टी के लिहाज से। आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर 33,000, 33,550 दिन की छोटी रेंज मानकर चलिए। 32,850 से लेकर 33,850 ये दिन की मीडियम रेंज है, और 32,575 से लेकर 33,975 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर आप बैंक निफ्टी में लेकर चल सकते हैं। तो ये सारे रेंज और लेवल आपके लिए दीप। क्लियर है सर, तो इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए ट्रेड के लिहाज से।
एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, क्या करना चाहिए सर? पहले तो एफ की नेट एफ में इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन 60% पर आई है। तो कितनी घटी है पता नहीं, क्योंकि कल के डेटा थे नहीं, तो मैं खाली 60% आपके सामने रख रहा हूँ। पुट कॉल रेशियो घटकर 1.32 से 1.10 पर आ गया है, लाइट है, और ये लाइट पुट कॉल रेशियो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी खरीदारी को ट्रिगर कर सकता है। विक्स अनचेंज है, कोई खास बात नहीं। अब जो आपको लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस और रखना है दिन के लिए भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी, वो 14,650 का है। 14,670 कल का लो है, उसके थोड़ा सा नीचे 14,650 पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रख लीजिए। एक और नेगेटिव क्लोजिंग हो 14,700 के नीचे की, 14,690 पर कल बंद हुए, तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस 300 पॉइंट नीचे 33,000 पर है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। निफ्टी में हायर साइड पर जो आपको स्टॉप लॉस रखना है शॉर्ट साइड पर, वो थोड़ा दूर आ रहा है दीप, जो कि यहाँ से लगभग 250 पॉइंट ऊपर है, 14,875 का। अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो फिर आप 14,800 का रखिए, लेकिन सही और मतलब एग्जैक्टली जो अच्छा और ढंग का और वाकई में डेटा के हिसाब से स्टॉप लॉस है, वो 14,875 का आता है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। कम रिस्क वालों के लिए 14,800। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर यही सिचुएशन है, स्टॉप लॉस बहुत दूर आ रहा है, वो आ रहा है 33,875 का। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर ट्रेड करें तो 33,875 का स्टॉप लॉस रखिए, और इंट्राडे ट्रेडर्स को इतनी रिस्क रखनी नहीं चाहिए, तो आपके लिए स्टॉप लॉस 33,650 का होना चाहिए। ये भी दूर है 350 पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी और रेंज में उतार चढ़ाव को देखते हुए छोटे स्टॉप लॉस है नहीं, ये बात साफ दिख रही है। तो ये आपको स्टॉप लॉसेस तेजी और मंदी की तरफ मेंटेन करने हैं। जी दीप। क्लियर बात है सर। नजर रखिए लेवल्स, थोड़ी रेंज बड़ी निकल कर आ रही है। नई पोजीशंस आज कैसे बनाएंगे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है सर और लंबा वीकेंड भी आ रहा है। निफ्टी में खरीदारी करनी है 14,650 के स्टॉप लॉस के साथ, 14,750, 14,810, 14,845, 14,875 और 14,925, ये सारे टारगेट है जिनके लिए खरीदारी करनी है आपको निफ्टी में। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं ज़रूर करें, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करने में भी परहेज नहीं है, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छी रेंज जो शॉर्ट करने की अगर मिलती है तो 14,850 से 14,925 की उस रेंज में आपको बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 15,000 का, 14,800 पहला नीचे का टारगेट बनेगा, 14,765, 14,735, 14,700 और 14,675, ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आप निफ्टी में कर सकते हैं बिकवाली आराम से ऊपर के लेवल पर। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, सिंपल एकदम क्रिस्टल क्लियर, एक ही स्टॉप लॉस है और वो है 33,000 का। 33,000 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदिए। ऊपर का टारगेट 33,550, 33,625, 33,750, 33,850 और 33,975 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 33,850 से 33,975 की रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जरूर एक मौका देखें। 34,200 थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ यहाँ पर, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, लेकिन वही रखिए, चिंता मत कीजिए ताकि ट्रिगर ना हो। 33,775, 33,650, 33,500 और साथ ही 33,425 और 33,375, ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट पोजीशन भी ऊपर में बनानी चाहिए। शॉर्ट करने का जब मन करे तो पहले बैंक निफ्टी की तरफ देखिएगा, और लॉन्ग करने का मन जब करे तो पहले निफ्टी की तरफ नजर रखिएगा। तो लॉन्ग साइड पर लीडरशिप निफ्टी की है, शॉर्ट साइड पर लीडरशिप बैंक निफ्टी की है, ये ध्यान में रखिएगा दीप। क्लियर है सर। तो अभी भी लीडरशिप निफ्टी पर ही दिख रही है, थोड़ा बैंक निफ्टी वीकनेस के संकेत दे रहा है। सर बैंड लिस्ट में तो कोई बदलाव नहीं है, सेल बना हुआ था, अभी भी बना हुआ ही है, पर फंड्स डेटा से क्या समझें, क्योंकि थोड़ा पिछले 3-4 दिनों से ईयर एंड एडजस्टमेंट भी चल रहा था, तो क्या संकेत लेने चाहिए फंड्स के डेटा से सर? मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा मैं क्या समझाऊं दीप, क्योंकि ये कल के जो इतने बड़े बड़े डेटा है ये जरूर 31 मार्च के एडजस्टमेंट की वजह से आए हैं काफ़ी कुछ, और 2,082 करोड़ की जो खरीदारी है घरेलू फंड्स की, थोड़ा एनएवी बढ़ाने के लिहाज से हो सकती है। तो कल के डेटा जैसे वो हम कहते हैं ना मंथली एक्सपायरी के दिन वाले डेटा बहुत काम के नहीं होते हैं, वैसे ही साल के अंत के दिन के डेटा बहुत ज़्यादा काम के नहीं है। अगर ये डेटा देखें तो SGX निफ्टी ऊपर जा भी नहीं सकता। ऐसा नहीं कि कोई ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी आग लगी हो, बड़ी तेज़ी हो रही हो, तो ऐसे में अगर इन डेटा को देख लें, जो एफआईज ने कल बेचे 1,686 करोड़ का कैश में, 2,450 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स, 635 करोड़ के स्टॉक, अरे भाई कितना बेचोगे, 2,500 करोड़ की दोनों मिलाकर कुल मिलाकर 5,000 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली दिख रही है, तो उसके दम पर आप कैसे ऊपर खुल सकते हो? ऐसा थोड़ी कि SGX निफ्टी आपको अप्रैल फुल बना रहा है पहले दिन, लेकिन अब जो भी हो, ये डेटा कल के आज के नहीं है, आज के डेटा अब आज से देखेंगे, नया फाइनेंशियल ईयर है, देखते हैं अगर कोई MSCI के एडजस्टमेंट हुए हों तो भी पता नहीं,
कोई पोर्टफोलियो में चर्निंग हुई हो, पता नहीं। तो कल के डेटा उतने हमारे डायरेक्शन के लिहाज से सही नहीं, इनके बेसिस पे देखेंगे तो हम सही एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो इन डेटा को छोड़ देते हैं। आज से देखेंगे दीप क्या होता है। क्लियर है सर, थोड़ा इन डेटा को छोड़ देते हैं। वायदा कारोबार के लिहाज से कुछ समझना चाहिए सर। 14,700 इंपॉर्टेंट लेवल है। 24 लाख शेयर हैं पुट में, 28 लाख शेयर कॉल्स में है, और इसके ऊपर खुलने पर आपके लिए 14,700 को आप होल्ड करते रहेंगे, अच्छा संकेत है। 14,800 हल्की रुकावट का लेवल है, 33 लाख शेयर वहाँ पर हैं ओपन इंटरेस्ट में, और वो पार होने के बाद थोड़ी खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी। तो गैप से खुलने के बाद शायद 14,700 14,800 निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज बन जाए, और इस रेंज के बाहर किसी एक तरफ निकलेगा तब हम देखेंगे आगे क्या हो सकता है, ये उस पर नज़र रखेंगे। बैंक निफ्टी बहुत क्लियर, जैसा मैंने कहा 33,000 34,000 की रेंज है। 33,000 पर 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, पुट में हाईएस्ट है। 34,000 पर 13 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल्स में हाईएस्ट है। लेकिन एक चीज़ बैंक निफ्टी में ध्यान रखने वाली बात है दीप, और वो ये कि 33,500 के पार निकल के टिके, वहीं से आप तेजी गिनिएगा। तो कल आप बंद हुए हैं 33,300 पर, तो 200 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी बढ़ भी जाता है तो मेरे लिए बैंक निफ्टी तेजी में या मजबूती में नहीं है। ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 33,500 पर 10 लाख शेयर कॉल्स में है, तो इसके ऊपर निकल कर टिकना बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले जरूरी है। तो 33,500 से मैं गिनूंगा, 33,550 हुआ तो मेरे लिए इफेक्टिवली 50 पॉइंट ही बैंक निफ्टी बढ़ा है, न कि 250 पॉइंट। तो ये क्लियर कट है। तो बैंक निफ्टी में जो मुझे तेजी चाहिए वो 33,500 के ऊपर से गिननी है। बाकी तो बड़ी रेंज 33,000 से 34,000 की हम बता ही चुके हैं, इस रेंज में ही बाजार को ट्रेड करना है। पुट कॉल रेशियो 1:10 पर आया है, घट कर आया है, कंफर्टेबल है। बाजार हल्के हैं थोड़े, तो इस हल्के बाजार में खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग का स्कोप बनता ही है आपके लिए। और बाकी इंडेक्स लॉन्ग 60% के आसपास है। प्रीमियम तेजी से घटती हुई दिखी है, 174 पॉइंट की प्रीमियम बैंक निफ्टी पर है, और निफ्टी पर प्रीमियम घटकर 60 पॉइंट की रह गई है, तो प्रीमियम में तेजी से कमी आती हुई दिखी है। जी दीप। क्लियर है सर, इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए, वीकली एक्सपायरी भी है, नज़र रखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो सर ने हाईलाइट करे हैं। अच्छा सर, वैसे तो रोज आपसे हम और ऑन रेगुलर बेसिस स्टॉक ऑफ द डे लेते हैं, बट क्योंकि नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है तो आज एक कुछ स्पेशल होना चाहिए। अनिल जी की तरफ से स्टॉक ऑफ द ईयर FY22 के लिए किस स्टॉक पर है कन्विक्शन, ये जानते हैं। बताएं सर, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है इस साल के तो लिए? दीप, मैं जो स्टॉक दे रहा हूँ उसकी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो स्टॉक दे रहा हूँ उसकी आपको खुशी होगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी आप सोच रहे होंगे, क्योंकि स्टॉक वही है जो मैंने इस साल की शुरुआत में दिया, वो है ITC स्टॉक ऑफ द ईयर। मुझे लगता है ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर ITC के लिए एक गेम चेंजिंग बड़ा साल होना चाहिए, और 2 वजह। एक, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही मजबूती के साथ रहने वाली है। होटल बिजनेस एकमात्र ऐसा है जो नुकसान कर रहा है, 2.5-3 रुपये की माइनस नेगेटिव EPS है, और बाकी FMCG बिजनेस को देखें तो 17 रुपये के आसपास की EPS है। उस लिहाज से अगर आप वैल्यूशन देखेंगे तो बहुत ही सस्ते वैल्यूशन पर सिर्फ FMCG बिजनेस को देखें तो, और अगर आप 17-18 का PE मल्टीपल दें तो आपके लिए आराम से 300 रुपये तक के टारगेट बनते हैं। आप देखिए एक और जहाँ HUL 30 से ज़्यादा के PE मल्टीपल पर ट्रेड करता है, नेस्ले 45 के PE मल्टीपल पर ट्रेड करता है, वहीं ITC के लिए PE मल्टीपल बहुत ही कम है कंपेरेटिवली, क्योंकि ITC में जो बाकी बिजनेसेस भी हैं, और स्पेशली जो होटल बिजनेस है जो 20-25 हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन का है, जो लॉस मेकिंग है, उसकी वजह से ITC को एक FMCG कंपनी होने के नाते जो वैल्यूशंस मिलने चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं। और जैसा कि अंदाज़ा है कि इस साल शायद ITC का टॉप मैनेजमेंट वैल्यू अनलॉकिंग करने के बारे में सोच सकता है, और जाहिर सी बात है सोचना भी चाहिए, जैसा L&T जैसी प्रोफेशनल कंपनी ने किया। और उसके बाद देखिए L&T के सारे वर्टिकल से एक एक करके लिस्ट हुए, किस तरह की तगड़ी वैल्यूएशन, तगड़ी वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स के लिए हुई, वैसी वैल्यू अनलॉकिंग ITC के लिए भी हो सकती है। और वैसे भी स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस लंबे समय तक रही है। आपने देखा कई सारे स्टॉक्स, मसलन HUL, मसलन रिलायंस, कई और ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक के लंबे समय तक 5-7 साल तक परफॉर्म नहीं करते हैं, फिर कोई एक साल ऐसा आता है उनके लिए जिसमें पूरा टर्न अराउंड हो जाता है। तो ये मैं कहूँगा कि जो मेरे टारगेट है 250, 275 और 300 के, ये बेहद कंजर्वेटिव टारगेट है। दीप, ध्यान से सुनिएगा, बेहद कंजर्वेटिव, बेहद छोटे टारगेट है। ये सिर्फ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बेसिस पर है कि ITC की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इतनी दमदार होनी चाहिए, लेकिन अगर वैल्यू अनलॉकिंग वाला मामला हुआ तो फिर ये स्टॉक सिर्फ स्टॉक ऑफ द ईयर नहीं है, ये स्टॉक ऑफ मल्टी ईयर है। कम से कम फिर 2 या 3 साल के लिए इस स्टॉक को आपको रखना चाहिए, और
जनरली निफ्टी में आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स कम मिलते हैं। मल्टीबैगर से मतलब ये कि अगर कोई निफ्टी का स्टॉक साल में 50% भी रिटर्न दे तो बहुत अच्छा माना जाए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है अगले 2-3 साल आईटीसी के लिए बड़े एक्साइटिंग हो सकते हैं। एक राय साफ साफ दे दूं, ये स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हर गिरावट में एक्यूमुलेट करें। 205 रुपये के आसपास बहुत बढ़िया लेवल है, अगर वहाँ पर आता है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। 185-190 रुपये के आसपास आता तो और एक्यूमुलेट कीजिए। गलती से बाजार बहुत ख़राब हो जा रहा है, 170 पर आए तो और लीजिए। तो आपको 3-4 टुकड़ों में लेना है या फिर अगर आप 215-20 के आसपास लेते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपको 170-75 तक की डाउनसाइड रिस्क कभी भी देखने को मिल सकती है, और वहाँ पे आपको डरना घबराना नहीं, और लेना है। 190 आए तो और लेना है, 205 आए तो और लेना है। उस हिसाब से आप अपने एक इसे एसआईपी वाला स्टॉक मानकर पूरे साल के लिए इन्वेस्टेड रहिए। निफ्टी से बेहतर रिटर्न देगा, इस बात का मुझे भरोसा है। ओके, तो डरना घबराना नहीं है आईटीसी पर, हर डिप पर खरीदारी करनी है। बड़े रिटर्न्स इस साल और आने वाले समय के लिए दे सकता है आईटीसी। अनिल जी का कन्विक्शन पिक FY22 के लिए। शुक्रिया सर, आईटीसी पर रखेंगे नजर। पर आइए और कौन से स्टॉक्स पर रखनी है आपको नजर, ये भी आपको बता देते हैं। हमारी रिसर्च टीम जुड़ रही है, कुशल, साथ ही वरुण और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों क्या सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले मार्च ऑटो बिक्री के आंकड़े आज आते हुए नजर आएंगे, तो वहां पर फोकस रखिए। इसके अलावा कई ऑटो कंपनियां जो हैं अपने वाहनों की कीमत जो है वो बढ़ाते हुए दिखेंगी, तो यहां पर भी नजर रहेगी। साथ ही गाड़ियों में जो फ्रंट एयरबैग्स हैं वो भी अनिवार्य हो जाएगा आज से। और आरती ड्रग्स, यहां पर नजर रखिए। 1000 रुपये प्रति शेयर का जो बाईबैक का उन्होंने ऐलान किया था, उसकी आज रिकॉर्ड डेट है। साथ ही कमोडिटी बाजार में प्री एक्सपायरी मार्जिन जो है वो आज से लागू होते हुए नजर आएंगे। और ओपेक प्लस देशों की आज बैठक होने वाली है, तो वहां से क्या निर्णय निकल कर आता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा काफ़ी सारी ऑयल एंड गैस कंपनियां, जिसमें ONGC, ऑयल इंडिया, गेल, रिलायंस, फर्टिलाइजर कंपनीज, सेरेमिक कंपनीज और साथ ही पावर कंपनीज फोकस में रहेंगी, क्योंकि गैस की जो कीमत है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और यहाँ पर $1.79 पर MMBTU पर जो है ये बरकरार है। साथ ही जो डिफ़िकल्ट फील्ड की कीमत है उसमें 11% की कटौती की गई है, तो यहाँ पर भी नज़र रखिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबराय रियल्टी और जितने भी रियल एस्टेट, महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहेंगे। साथ ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी, क्योंकि जो स्टैंप ड्यूटी पर मिलने वाली छूट की समय सीमा है उसको आगे नहीं ये बढ़ाया गया है, ऐसा फैसला लिया गया है। साथ ही क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आज से जो स्टैंप ड्यूटी है वो वापस से 5% होती हुई दिखेगी। आप देखिए, आपको याद होगा 26 अगस्त पिछले साल यहाँ पर सरकार ने स्टैंप ड्यूटी की कटौती की थी। 31 दिसंबर तक स्टैंप ड्यूटी 2% थी और 1 जनवरी से स्टैंप ड्यूटी 3% हुई थी। पर यहाँ पर और कोई रिवीजन नहीं है, 5% जो है अब से स्टैंप ड्यूटी लगेगी। NIT लिमिटेड, यहाँ पर बाईबैक डेट की घोषणा की गई है। 12 से 18 अप्रैल के बीच ये बाईबैक खुलेगा। 240 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये बाईबैक किया जाएगा। साथ ही मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, जितनी भी डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनियां हैं वो फोकस में रहेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो RT-PCR टेस्ट की कीमत है उसको घटाकर अब 500 रुपये कर दिया गया है। और कलेक्शन सेंटर में टेस्ट की जो कीमत है वो भी 500 है, पर कोविड सेंटर में जो टेस्ट की कीमत है वो करीब 600 रुपये रखी गई है। साथ ही मॉयल, यहाँ पर जो मैंगनीज ओर की कीमतें हैं उसको 5% बढ़ा दिया गया है। इनफैक्ट ये मंथ ऑन मंथ जो है ये 5% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। साथ ही वैबको इंडिया, यहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड ने कंपनी में करीब 2% हिस्सेदारी बेची है और यहां पर इनकी हिस्सेदारी अब 9.1% से घटकर 7% हो गई है। वैरोक इंजीनियरिंग, पॉजिटिव फंड एक्शन हुआ है इसमें, जिसमें निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 3.7% हिस्सेदारी बढ़ाई है और 2.07% से बढ़कर हिस्सेदारी 5.77% अब हो गई है। और विप्रो, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी एम्पियन का इन्होंने अधिग्रहण किया है। जो अधिग्रहण की वैल्यू है वो $11.7 करोड़ में ये खरीदी गई है कंपनी। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पर FY21 में जो आय है वो 6% बढ़कर 22,700 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। और यहाँ पर इन्होंने ये जो वित्तीय वर्ष खत्म किया है ये पॉजिटिव कैश बैलेंस 6700 करोड़ रुपए के साथ किया है, तो HAL भी इस वजह से फोकस में रहेगा। ऑलराइट, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर एक्शन में आते हुए दिखेंगे। साथ ही कुछ और खबरें और फंड एक्शन लेकर वरुण तैयार हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, काफ़ी सारे सरकारी बैंक जो आपके रडार पे होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने सरकार को इक्विटी के जरिए कुछ पूंजी जो है वो जुटाई है। इंडियन ओवरसीज बैंक 4100 करोड़ की पूंजी जुटाई है, बैंक ऑफ इंडिया 3000 करोड़, यूको बैंक 2600 करोड़ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 4800 करोड़ जुटाए हैं। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक के लिए और एक खबर है कि सेंट्रम हाउसिंग के साथ जो इन्होंने करार किया था
उसको 31 मार्च तक पूरा करना था, नहीं कर पाए, तो करार जो है वो अब रद्द हो चुका है। इसके अलावा वोडाफोन और साथ-साथ भारती एयरटेल पे भी नज़र रखिए। वोडाफोन के लिए खबर ये है कि ट्राई ने जनवरी महीने के संशोधित उपभोक्ता आंकड़े जो है उनको जारी कर दिया है। पहले ये बताया गया था कि करीब 17 लाख ग्राहक जुड़े हैं, ये एक एरर था। अब खबर ये आ रही है कि 22 लाख ग्राहक जो है वोडाफोन ने दरअसल गंवाए हैं। इसके साथ-साथ कल तक यानी कि 31 मार्च तक इन कंपनियों को एजीआर का भुगतान करना था और अब तक जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक कंपनियों ने एजीआर का भुगतान जो है अभी तक नहीं किया है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भुगतान इन्हें करना था। आईओएल केमिकल्स, यहाँ पे विजय गर्ग जो है ने जॉइंट एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया है। पर्सनल रीजंस की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा ऑन मोबाइल ग्लोबल कंपनी ने टेक 4 बिलियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में 10% हिस्सेदारी खरीदी है। 95 करोड़ में ये 10% हिस्सेदारी खरीदी गई है। कॉनकॉर रेलवे का जो फ्रेट लोडिंग है उसमें होने वाली आय में मार्च में करीब 24% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, तो एक अच्छी खबर कॉनकॉर के लिए। ब्रिटानिया, इसमें उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, वो एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किए गए हैं। कुछ बड़ डील्स यहाँ पे स्टर्लिंग एंड विल्सन, यहाँ पे प्रमोटर्स ने कुल मिला के करीब 80 लाख के आसपास के शेयर जो है उनको बेचा है। अपोलो टायर्स, यहाँ पे प्रमोटर्स ने खरीदारी की है 22,000 शेयर्स की, 26 मार्च को खरीदारी की गई है। गॉडफ्रे फिलिप्स ने प्रमोटर्स ने खरीदारी की है करीब 24,000 शेयर से 30 मार्च को खरीदारी की गई है। और सबसे आखिरी में मिंडा इंडस्ट्रीज, यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली हुई है 30 मार्च को, 11,000 शेयर्स की बिकवाली हुई है। ऑलराइट, तो काफी सारा फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन आपके लिए और ढेरों खबरों वाले शेयर्स भी। ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं ये भी देख लेते हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, आज क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। दमदार रिपोर्ट आई है। इंडस स्टार पर सीएलएससी की रिपोर्ट है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 308 रुपए के लक्ष्य के लिए। 245 की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि कई सालों के उच्चतम स्तर पर टार एडिशन चल रहा है और ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस काफी ज्यादा डिस्काउंट पर है, लगभग 66% डिस्काउंट पर चल रही है, जिसके चलते स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मॉर्गन स्टैनली की बढ़िया रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2000 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1421 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि क्रेडिट कॉस्ट में जो लगातार कमी आ रही है उसका आगे जाकर एक बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर भी नजर रखिएगा। सिटी बैंक की रिपोर्ट है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, काफी ऊंचा रख दिया 1300 रुपए का। 956 के आसपास की कल की क्लोजिंग है और मान रहे हैं कि कई पिछले 2 से 3 सालों में अगर आप देखें तो कंपनी ने बढ़िया प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिलीवर किया है, जिसके चलते स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। और गैस कंपनीज पर भी नजर रखनी है। मैक्वारी की रिपोर्ट है जहां पर माना जा रहा है कि अगले माफ कीजिएगा इसी वित्त वर्ष से जो है जो मार्जिन है इसमें बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। एमजीएल आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1174 जो है कल की क्लोजिंग है। आईजीएल 550 रुपए का लक्ष्य है, 512 कल की क्लोजिंग है। लेकिन गुजरात गैस और ओएनजीसी पर ज्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहे, दोनों पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है। गुजरात गैस पर 500 रुपए का लक्ष्य दिया, 554 कल की क्लोजिंग है। वहीं ओएनजीसी पर 100 रुपए का लक्ष्य दिया, 102 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। पिरामल एंटरप्राइज, अंत में सिटी की रिपोर्ट है। खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 2110 रुपए के लिए और 1746 जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आप रखिएगा नजर। आज दिखेगा पूरा का पूरा एक्शन के लिए तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। स्वागत करते हैं बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। सुमित जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। अनिल जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अप्रैल का शुरुआत हो रहा है, नया फाइनेंशियल ईयर। इस सीरीज और इस पूरे साल के अंदर मेटल सेक्टर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाने चाहिए। तो मेटल सेक्टर के अंदर जो शेयर अब यहाँ पे चुनना चाहिए वो है नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव अभी और देखने को मिलेगा। ये स्टॉक नो डाउट हम एकदम लोअर लेवल से यानी कि 30 से 34 रुपए के आसपास से कंटिन्यूसली रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन अब यहां से स्टॉक के अंदर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मार्केट्स में तेजी बढ़ेगी, जैसे जैसे मेटल सेक्टर में तेजी बढ़ेगा, तो फिर ये नेल्को के अंदर अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो इस महीने के लिए और इस साल के लिए नेल्को में खरीदारी करें। डिप्स जरूर आ सकते हैं, जब जब मार्केट गिरेगा तो स्टॉक गिरेगा, तो 50 रुपए तक अगर कोई भी डिप आता है तो स्टॉक में खरीदारी करनी है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। स्टॉक में 50-54 के आसपास खरीदारी करते हैं तो ऊपर में इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट रहेगा 60 रुपए का। 60 रुपए का लेवल अगर टूटता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन यानी इस साल का ऊपर में टारगेट रहेगा 75 रुपए तक का। नेल्को के अंदर खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है
47 46 के आसपास का है। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक ट्रेंड इंटैक्ट है। ऊपर में 60 रुपए से लेकर 75 रुपए तक के लेवल नेल्को में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो नेल्को है शॉर्ट टर्म और पूरे साल भर के लिए एक बेहतरीन पिक सुमित जी की तरफ से। छोटे टारगेट 60 रुपए के, 46 रुपए का स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट 75 रुपए के जो आप लेकर चले पूरे साल भर के लिए। बेहतरीन। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक सीमेंट क्षेत्र से है, अंबुजा सीमेंट बाय करके चलना चाहिए। कल भी हमने यही कॉल दिया था। 303 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 319 और 324 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए 1 से 2 दिन का वक्त लेके। 324 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। अंबुजा सीमेंट में स्टॉक है बेहद मजबूत, कल भी खरीदारी की राय आती हुई दिखी थी। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी मुझे तो अनिल जी आप बहुत आज चमकते हुए लग रहे हैं अनिल जी। एक तो चमक रहे हैं अनिल जी काफी ज्यादा, पता नहीं अनिल जी कोई नया साबुन का एक कमाल है या फिर आज हम आप जो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं उसका कमाल है। बट अनिल जी अभी तक का मतलब कि आप पिछले 1-1.5 साल का लें तो मतलब कि सबसे चमकता हुआ चेहरा अनिल जी आपका आज है। और इस चमकते हुए चेहरे को अनिल जी जो आपने आज आईटीसी में कमेंट्री दी वो मुझे चमकता हुआ चेहरा अनिल जी डबल चमकता हुआ दिख रहा है अनिल जी। नहीं ये कमाल है ना, हमारी डिजाइनर हैं जो राधिका माल्या उनका है, उन्होंने मुझे पहली बार मतलब ज़बरदस्ती करके ब्लैक शर्ट पहना दी। आज तक मैंने कभी पहनी नहीं, बहुत कोशिश की, मैंने कहा नहीं ये नहीं, लेकिन हो सकता है उस वजह से चमक रहा हूँ। उसके अलावा बाकी सारे कारण कुछ खास नहीं है, तो ये हो सकता है। बाकी रहा सवाल वैक्सीन का, वो तो आपके बाद मैं लगवाऊँगा क्योंकि आपकी चूँकि मेरे से इतने सीनियर हैं तो बंसल जी पहले मौका आपको मिलना चाहिए और उसके बाद जैसे आपका उसके पीछे मैं आपके पीछे वो डन है बिल्कुल जी। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे वही है जो अभी आपने जिस पे चर्चा करी थी। आईटीसी पे खरीदारी की राय है, 215 का स्टॉप लॉस है, 224 का टारगेट है। 224 का टारगेट, 215 का स्टॉप लॉस, आईटीसी पे खरीदारी करने की राय ये है बंसल जी की तरफ से आती हुई। ओके परफेक्ट। और सेठी साहब भी हमारे साथ है, सिमी जी भी हमारे साथ है। सिमी जी गुड मॉर्निंग, पहले बताएं आप अपनी पिक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक होगा एसीसी में एक अच्छा फॉर्मेशन है, एक हायर लेवल पर एक ब्रेकआउट पेनेंट फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा 1925, 1940, 1956 ये तीनों टारगेट्स के लिए एसीसी को खरीदने का सलाह होगा। 1884 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ओके तो एसीसी में खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से आती हुई। सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी साहब के पास होती है हमेशा ढेर सारी पिक्स। पहले तो सेठी साहब एक व्यू बाजार पर भी सेंचुरी मारता हुआ एसजेएक्स निफ्टी, क्या मूड माहौल दिख रहा है और साथ ही बताएं आप अपनी पिक्स भी सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए मेरा तो ये मानना था कल परसों भी कि ईयर एंड की वजह से बाजार में थोड़ी सबड्यूड एक्टिविटी है, जो कि जैसे ये 31 मार्च वाला डेट खत्म होगा, नया साल की शुरुआत होगी, बाजार में एक अच्छी दमदार तेजी होनी चाहिए। और हम आज अच्छा खुल भी रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरनेशनल मार्केट्स कोई बहुत अच्छा किए हैं कल रात को, ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है ये जो तेजी हो रही है कंटिन्यू होनी चाहिए। हम अगर अपने हाइट से देखें तो करीबन 800-900 पॉइंट निफ्टी में ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छी तेजी अप्रैल सीरीज में होनी चाहिए, तो खरीदारी करने की सलाह। और जो कल यूएस में भी जो पैकेज का इंतजार हो रहा था वहां पे $2.25 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का अच्छा पैकेज आया है, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल भी जो सेंटिमेंट है वो काफी अच्छे हो गए हैं। तो ऑल इन ऑल आई एम बुलिश ऑन द मार्केट्स एंड वुड रिकमेंड अ बाय ऑन इन क्वालिटी स्टॉक्स। और जहां तक आज की मेरी पिक्स का सवाल है अनिल जी, पिक ऑफ द डे F&O स्पेस से टाटा स्टील में खरीदारी करने की सलाह है। मेटल सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है। हमने पिछले 2-3 दिनों में भी जब बाजार में कुछ गिरावट थी तब भी देखा मेटल्स में एक डेफिनेट बड़ी तेजी चल रही थी, और वहां से टाटा स्टील को पिक किया है, जो कि और विद इन द मेटल स्पेस स्टील जो सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। स्टील की डिमांड जबरदस्त हो रही है, प्राइसेस में भी काफी अच्छी बढ़त है। और ये जो कल पैकेज का भी यूएस में अनाउंसमेंट हुआ है उसमें काफी जो फंड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड में जाने वाले हैं, तो उसका भी असर मुझे लगता है मेटल्स के क्षेत्र में वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। मेटल्स में तेजी जो है ये जो चल रही है वो आगे भी कायम रहेगी, तो टाटा स्टील में खरीदारी करने की सलाह है। आज का टारगेट रहेगा 830 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 800 रुपए का। ओके 830 का स्टॉप लॉस और 800 का स्टॉप लॉस और 830 का टारगेट। सेठी साहब आपकी एक ही थोड़ी होगी, और भी तो होंगी। वही अनिल जी, हाँ, वही तो बताओ। 2 स्टॉक F&O स्पेस से और 2 स्टॉक है, और फिर कैश मार्केट के भी 2 स्टॉक है। बताओ। अनिल जी जो
का दूसरा स्टॉक है वो रहेगा ग्रासिम। सब हमने देखा आज सभी जने सीमेंट सेक्टर पे बुलिश है, तो ग्रासिम के जरिए मुझे अल्ट्राटेक को प्ले करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ग्रासिम है। ये होल्डिंग कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट की और अच्छी तेजी इस स्टॉक में भी देखी जा रही है। अल्ट्राटेक में खबरें भी अच्छी थी कि हाल ही में इन्होंने 5,000 करोड़ के अपने कर्ज को कम किया इंटरनल जो एक्रूअल्स है उससे, और ऑल इन ऑल ग्रासिम का भी खुद का बिजनेस भी अच्छा है, तो ग्रासिम में खरीदारी करने की सलाह है। तीसरा स्टॉक रहेगा नवीन फ्लोरिन, जो कि एक दिग्गज केमिकल्स वाली कंपनी है, कल 2750 के आसपास बंद हुआ है। ये स्टॉक भी अच्छा लगता है, यहाँ पे भी खरीदारी करनी चाहिए। और जो कैश मार्केट के दो स्टॉक है वो है एक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, जो कि पीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप्स बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, कल 635 के आसपास बंद हुआ है। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है, यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलने चाहिए। और फाइनली हुतामाकी पीपीएल, जो कि एक एमएनसी कंपनी है जो कि पेपर पैकेजिंग के कारोबार में है। स्टॉक भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होके करंट अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है हुतामाकी पीपीएल में। ओके, तो कैश मार्केट में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और हुतामाकी पीपीएल, और वही वायदा कारोबार में टाटा स्टील के अलावा ग्रासिम और नवीन फ्लोरिन, ये है वो तमाम शेयर जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आप सभी लोगों को मेरी ओर से अंतर्राष्ट्रीय अप्रैल फूल दिवस पर अनिल जी मेरी बहुत बहुत बधाई। और अनिल जी देखिए, खाली अप्रैल फूल दिवस क्यों, आज नया फाइनेंशियल ईयर है। जिसमें कि हेलो एक मिनट, कुणाल जी नया फाइनेंशियल ईयर है, उसकी भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, खाली अप्रैल फूल की बधाई दे रहे हैं। मतलब आपने सबको समझा क्या है? एक में मैं इन सबके बिहाफ पे आपसे ऑब्जेक्शन रेज कर रहा हूँ, आपने इन सब लोगों को क्या समझा है? अप्रैल फूल की बधाई। अनिल जी देखिए, मैंने तो इनको अनिल जी बिल्कुल अनिल जी देखिए, फाइनेंशियल ईयर में कुछ खास नहीं होगा अनिल जी, उसके लिए क्या बधाई देनी, वो तो हर साल आता ही है। ओके, अप्रैल फूल्स डे अनिल जी देखिए कई लोगों के दिल के बहुत करीब है, और आज अनिल जी मस्ती की पाठशाला भी है, तो इसीलिए मेरी बधाई स्वीकार करें। चलिए, मुझे लगा भाई और दोस्त समझकर आपने अप्रैल फूल की बधाई तो नहीं दी, लेकिन आपने क्लियर कर लिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए, अप्रैल फूल की आपको भी उतनी ही बधाई जितनी बधाई आपके लिए। लेकिन हाँ, 3:30 बजे तो मस्ती की पाठशाला है ही, लेकिन कुणाल जी बता दूं 11 बजे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है और बहुत ही बढ़िया शो है, जरूर देखिएगा। अप्रैल फूल बनाया, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने आपको अप्रैल फूल बनाया, सोचा था तेजी होगी, हो गई मंदी। कुछ स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने आपको अप्रैल फूल बनाया, सोचा था कि मंदी होगी, हो गई तेजी। और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों तरह से अप्रैल फूल बनाया। तो ये कौन से स्टॉक्स हैं और अब इस फाइनेंशियल ईयर में ये स्टॉक्स कैसा करेंगे, इन पर ये विशेष शो है, बड़ा मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग शो हमारी रिसर्च टीम आपके लिए लेकर आने वाली है। तो 11 बजे अप्रैल फूल बनाए, ये शो मिस मत कीजिएगा। अब बताइए कुणाल जी, आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी, खरीदना है दीपक नाइट्राइट, जिसमें कि कल एक ब्रेकआउट हमने आते हुए देखा। 1620 रुपए की एक रेजिस्टेंस थी, उसको पार करके कल एक क्लोज आया है और ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। अनिल जी, मुझे लगता है बाय करके चलना चाहिए। 1620 रुपए जो कि ब्रेकआउट का लेवल है, वहीं एक स्टॉप लॉस रख लें। 1700 मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए, बाद में 1750 का भी लक्ष्य बनेगा। तो 1750 के टारगेट के लिए दीपक नाइट्राइट पे मेरी खरीदारी करें। ओके, तो यह है आपके लिए दीपक नाइट्राइट पर तेजी करने की राय। राजेश पालवे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पालवे साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका आज का स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, आज का स्टॉक जो है वो है क्यूमिंस इंडिया। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। कल के सेशन में भी काफी अच्छा बाइंग एक्शन स्टॉक में देखने को मिला, और जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई को अब ब्रेक किया है, तो हमें लगता है कि यहाँ से क्यूमिंस को बाय करना चाहिए। हमें लगता है इसमें जो टारगेट आना चाहिए 945 950 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। कैश लेवल के जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे करीब 908 रुपए के आसपास। तो 908 के स्टॉप लॉस से क्यूमिंस इंडिया बाय करना 945 950 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार एक्शन वाला स्टॉक का क्यूमिंस इंडिया, जहां पर करनी है आपको तेजी। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर रहने वाला है, उन पर राय ली जाए। आरती ड्रग्स 1000 रुपए पर बायबैक, आज है रिकॉर्ड डेट बायबैक के लिहाज से। आपके अकाउंट में आज शेयर होने चाहिए। सेठी साहब इस पर राय दें। 700 रुपए के आसपास स्टॉक है, क्या 1000 रुपए के बायबैक में शेयर देने चाहिए या होल्ड करें?
नहीं, देखिए अनिल जी, वैसे तो इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। लॉन्ग टर्म में ये 1000 के लेवल से भी बहुत अच्छे लेवल से इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। बट एक अच्छी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। हालांकि जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो काफी कम होगा, बट फिर भी अगर किसी को अंदाजा है कि कितना एक्सेप्टेंस रेशियो होगा, तो मुझे लगता है कि उतने शेयर्स, मतलब पूरे शेयर्स टेंडर करें और उसी प्रोपोर्शन में ओपन मार्केट से खरीद लेवे और वहां पे बाईबैक में 1000 के भाव से जाने देवे। बट जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगा वो मिनिस्क्यूल होगा, तो उस लिहाज से बहुत ज्यादा कुछ फायदा होने की संभावना नहीं है। बट ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रहने की सलाह है इसमें। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, ये आपके लिए राय होगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज, जरा राजेश जी इसके चार्ट देखिए और बताइए। कल खबरें इस तरह की आ रही थी कि शायद स्टैम्प ड्यूटी पर जो छूट है महाराष्ट्र में उसे और बढ़ा दिया जाए 3 महीने के लिए, लेकिन कल इस पर कोई फैसला हुआ नहीं। शायद वक्त लगेगा या फिर फैसला ना भी हो, लेकिन तो फिलहाल जो मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे जो छूट थी वो वापस ले ली गई। स्टॉक कल 4% इसी उम्मीद में भागा था। आज शॉर्ट करना चाहिए या फिर अगर आपको नीचे में खरीदना है तो किन लेवल्स के आसपास आप कंफर्टेबल है? अनिल जी, अगर हम देखें तो स्टॉक ने पिछले 3-4 सेशन में जो एक बेस बनाया था वो करीब बना था 1340-1350 की रेंज में। तो मुझे लगता है कि ये न्यूज़ के चलते वापस से वही रेंज में ये स्लाइड होता हुआ दिख सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 1340 डाउन साइड में। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर इसमें और सप्लाई प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है स्टॉक फिर 1300 की तरफ भी स्लाइड होता हुआ दिखे। तो मेरे हिसाब से अगर बाय करना है तो रुकें थोड़ा-सा 1340-1350 की रेंज में। अगर ये स्टॉक मिलता है तो बाय करें। ऑन द हायर साइड स्टॉक के सेटअप के हिसाब से देखें तो अगर ये स्टॉक में 1450 के ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो फिर ये एक बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन होगा और फिर स्टॉक वापस अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। बट मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए, 1340-50 का वेट करें, वहां पे ही कहीं बाय करने की चेष्टा करना चाहिए। ओके, तो 1340-1350 आए तब देखें, तो यानी कि यहाँ से भी 50-60 रुपए की कमजोरी हो सकती है। थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग, थोड़ी तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा जरूर रहेगा। लेकिन बायबैक की बात करते हुए सेठी साहब, एक और स्टॉक है NIT लिमिटेड, 136 रुपये के आसपास है और बायबैक की डेट्स आ चुकी है 12 से 18 अप्रैल के बीच। 240 रुपये का बायबैक का दाम है और लगभग 98 लाख शेयर कंपनी बायबैक करने जा रही है। यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, यहाँ पे अच्छे खासे प्रीमियम पे बाईबैक कर रही है कंपनी, तो एक बार टेंडर तो कर देना चाहिए और टेंडर जितने शेयर एक्सेप्ट होते हैं वो अच्छी बात रहेगी। और बाकी स्टॉक करंट लेवल्स पे तो होल्ड करने की सलाह है। यहाँ से अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में भी देखने को मिलेंगे। ओके, मेट्रोपोलिस, कुणाल जी इसके चार्ट्स देखिए और बताइए। महाराष्ट्र में ये जो RT-PCR टेस्ट होते हैं उनकी प्राइसेस घटा दी गई हैं। 600 रुपये अभी तक होती थी, इसको कम करके 500 रुपये की गई है, तो थोड़ी नेगेटिव खबर है। हालांकि वॉल्यूम बहुत मिल रहा है इनको, बहुत सारे करने को मिल रहे हैं टेस्ट, लेकिन जो पर टेस्ट की मैक्सिमम प्राइस वो 600 से घटाकर 500 की गई। चार्ट्स बताइए सर, जो तेजी में रहा है स्टॉक, थोड़ा करेक्शन आएगा इसमें? अनिल जी देखिए, कल भी अगर आप देखें तो कल भी ऊपर के लेवल्स पर टिक नहीं पाया, स्टॉक नीचे आकर के बंद हुआ। तो अनिल जी कल भी कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। एक रेजिस्टेंस है 2325 के आसपास, वो लेवल पार होता हुआ नहीं दिखा कल के ट्रेड में। तो इसलिए मुझे लगता है कि अनिल जी कुछ आपको आज भी करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको इस पूरे स्पेस में एक काउंटर चुनना है तो मेरी राय में लाल पैथलैब होना चाहिए, उसका चार्ट सबसे मजबूत है। अगर मेट्रोपोलिस 2325 के लेवल को पार कर जाता है तब इसमें ब्रेकआउट होगा, तब खरीदारी की राय है। एक बार के लिए जिनके पास पोजीशन है मुनाफा बांध ले। ओके, मुनाफा बांध ले, ये है आपके लिए राय मेट्रोपोलिस।